please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फिजिक्स। और आज हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आज हम इस टॉपिक में क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, इसके कंसेप्ट्स और इसकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स give vector quantity such product is called क्रॉस प्रोडक्ट। कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए और जो हमारे पास आंसर आए, जो हमारे पास प्रोडक्ट आए, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। लेट वी हैव टू वेक्टर्स A and vector B make angle theta with each other। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और बी एंगल थीटा बना रहे हैं। अब अगर इन ए और बी, इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और जो हमारे पास कोई थर्ड क्वांटिटी आए सी, और वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। एग्जांपल इसकी है, लेट हम डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंट आंसर आते हैं। तो लेट जब मोमेंट आर्म को हम मल्टीप्लाई करें फोर्स के साथ, जो आंसर आता है हमारे पास वो है टॉर्क। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। और इसके एग्जांपल हैं, जिस तरह F फोर्स है इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B। अब जब V और B दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आंसर है आएगा फोर्स, तो ऐसे वेक्टर को भी हम कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। उसके बाद और इसकी एग्जांपल हैं, लेट जब हम R को P के साथ मल्टीप्लाई, मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम L। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट भी क्या कहलाएगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। अब ये जो प्रोडक्ट है ए बी का, हमने प्रोडक्ट लिया है, वो जो प्रोडक्ट होगा ए बी साइन थीटा उसकी मैग्नीट्यूड है, जबकि ये यूनिट वेक्टर जो है ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन को शो करने के लिए, जबकि मैग्नीट्यूड है हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। लेट हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है ये,
ये वेक्टर है हमारे पास ए। अब वेक्टर सी की डायरेक्शन कौन सी होगी, हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। हमने अभी कहा है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो थर्ड जो आएगा, जो आंसर आएगा, जो थर्ड क्वांटिटी आएगी वो भी एक वेक्टर होगी। तो वेक्टर होगी तो वेक्टर के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम उसकी फाइंड कर सकते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। जब ये एक हमने कहा कि n यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, अब इनकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर एक लाइन है n will be perpendicular to the plane of A and B, कि जिस प्लेन में A और B लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। लेट्स से ये दो वेक्टर हैं A और B। अब वेक्टर A है x एक्सिस के अलान, वेक्टर B y एक्सिस के अलान भी हो सकता है या इसकी कोई और डायरेक्शन भी हो सकती है, ये एंगल बना रहा है। अब इन दोनों के मिलने से ये देखिए हम ये आसानी के लिए y एक्सिस के अलान, अब इन दोनों से कौन सा प्लेन बन रहा है, एक x एक्सिस पर है एक y एक्सिस पर है, इन दोनों के मिलने से x y एक प्लेन बन रहा है। अब जो इसका प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये थर्ड डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन जो ग्रीन मार्कर शो कर रहा है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। लेट्स से ये हमारे पास प्लेन बन रहा है एक, तो इनके परपेंडिकुलर इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो अब अगर ये A और वेक्टर है ये B वेक्टर है, ये जिस तरह A वेक्टर है ये B वेक्टर है, अब A और B जो दोनों एक्सिस पे जिन एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उन दोनों एक्सिस के मिलने से एक प्लेन बन रहा है। तो अब इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इनकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इनकी डायरेक्शन इनके परपेंडिकुलर होगी। अब अगर हम इसको ऐसे शो करें कि ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को शो कर रहा है, लेट्स से ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को शो कर रहा है। तो इसके इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो प्रोडक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब प्रोडक्ट हम डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि डायरेक्शन होगी कौन सी, तो उसका आंसर ये है, ये जो n होगा इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B, A और B के मिलने से जो प्लेन बनता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम इसमें डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है A एक वेक्टर है B। अब A और B के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन can be found by right hand rule। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल ये है कि अगर आप फाइंड कर रहे हैं A क्रॉस B फाइंड कर रहे हैं, अब इनमें से पहला वेक्टर कौन सा है, A है, सेकंड वेक्टर B है, तो आपने अपने राइट हैंड की फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में ले जाना है। फर्स्ट वेक्टर A है तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में लेगी। अब वहां से आपने B की तरफ कर्ल करना है, सेकंड की वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, हो गया। अब ये जो थंब होगा ये डायरेक्शन शो करेगा इन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो लिहाजा यहाँ पे अगर ये मैं इसको कर्ल करूँ इस डायरेक्शन में तो थंब शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन, इनके प्रोडक्ट की डायरेक्शन, लिहाजा इनके प्रोडक्ट की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज ये आउटवर्ड होगी। लेट मेरे पास के दो वेक्टर्स हैं
एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। लेट से ये मेरे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ब्लू ए को शो कर रहा है और ब्लैक बी को शो कर रहा है। ये दोनों वेक्टर हैं, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और मैं ये ए और क्रॉस बी की, इनका ए क्रॉस बी करके जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर ले जाएं, फिर वहाँ से सेकंड वेक्टर बी की तरफ कर्ल करें तो ये थंब होगा वो डायरेक्शन शो करेगा इनके प्रोडक्ट की। तो थंब कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है? थंब अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, लिहाजा इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ बी क्रॉस ए, अगर फाइंड किया जाए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो बी क्रॉस ए, ये ब्लू ए है, ब्लैक बी है। अब पहले बी आ रहा है तो अपने फिंगर्स को हम बी की डायरेक्शन में ले जाएंगे, वहां से कर्ल करेंगे किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। अब अगर मैं अपने हैंड को इसी तरह रखता हूं तो यहाँ से कर्ल नहीं की जा सकती, लिहाजा मुझे हैंड को ऐसे रखना पड़ेगा बी की डायरेक्शन में। अब बी से हम फिर क्या करेंगे कि कर्ल करेंगे ए की डायरेक्शन में। अब थंब किस डायरेक्शन को शो कर रहा है? तो अब थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, लिहाजा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ये अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। तो ये मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में डायरेक्शन फाइंड करने का। अब अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है अपवर्ड, ये है डायरेक्शन ए क्रॉस बी की, तो अगर बात की जाए बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी? तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ये है ए क्रॉस बी और ये होगा बी क्रॉस ए। यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम किसी भी वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं या उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हम मज़ीद इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो नंबर 1 है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। पहली कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। प्रूफ क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कम्यूटेटिव नहीं? कम्यूट मीन जगह चेंज करने से कोई फर्क ना पड़े। अगर कम्यूटेटिव हो तो ऐसा होना चाहिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर इनको हम कम्यूट कर दें दोनों केसेस में आंसर जो हमारे पास आए वो सेम हो। तो लेट से ये हमारे पास है एक वेक्टर ए और ये वेक्टर है बी, ए बी, इनके दरमियान एंगल है थीटा। लेट ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू इन यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब अगर ए और बी दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहे हों, ए और बी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहे हों, ये ए है ये बी है, दोनों अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहे हों बाय राइट हैंड रूल, जो अभी हम राइट हैंड रूल सीख चुके हैं, तो उसके मेथड से जो इनका प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट की डायरेक्शन कहाँ होगी? अपवर्ड। तो लिहाजा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन लेट से ये है अपवर्ड, ये जिसको हम शो करेंगे इनसे। ये ए क्रॉस बी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहे हो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, जिस तरह अभी हम देख चुके हैं। अगर हम ले लें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इक्वल होगा बी ए साइन थीटा, ये तो आ गई इसकी मैग्नीट्यूड। अब दूसरे नंबर पे हमने देखनी है इसकी डायरेक्शन।
दूसरे नंबर पे इसकी डायरेक्शन देखनी है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कौन सी होगी। अब अगर ए क्रॉस बी लिया था हमने, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो अब हम ले लेते हैं बी क्रॉस ए, तो सेम वेक्टर है ए एंड वेक्टर बी। देखें लेट ये जो ग्रीन वेक्टर है ये ए है और ब्लैक वेक्टर है ये वेक्टर बी है। जब हम ए से बी लेंगे हॉरिजॉन्टल केस में तो डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। जब हम बी से ए लेंगे तो डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। तो ये हमारे पास इसकी बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ये थी डायरेक्शन किस केस में, जब हमने लिया था ए क्रॉस बी। तो ये बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। तो ये भी यूनिट वेक्टर एन ही है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, तो जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है। दो वेक्टर उस वक्त सेम हो सकते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, यूनिट वेक्टर मीन वन इन मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, लिहाजा ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर सेम नहीं होंगे। अब अगर इसको हमने इन शो किया है तो इसको हम इन शो नहीं कर सकते, इनसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर इसको हमने प्लस रखा था तो इसको हम माइनस रख लेते हैं। प्लस माइनस मीन डायरेक्शन, तो अगर प्लस की डायरेक्शन अपवर्ड है तो माइनस की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अगर आप इसको माइनस रखते हैं तो आपको इसको लाजमी प्लस रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो लिहाजा बी क्रॉस ए के केस में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर माइनस एन होगा, जबकि ए क्रॉस बी के केस में जो यूनिट वेक्टर लिया था वो एन लिया था। अब अगर ए क्रॉस बी के केस में आप यहाँ एन लेते हैं तो बी क्रॉस ए के केस में आपको माइनस एन यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे प्लस एन लेना पड़ेगा। अब बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए और बी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होते हैं रियल नंबर, लिहाजा इनको हम ए बी लिख सकते हैं, रियल नंबर को हम कंप्यूट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ये स्पेस स्केलर, ए और बी दोनों स्केलर हैं, लिहाजा स्केलर पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, स्केलर कंप्यूट करते हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हम डिटेल से देख चुके हैं। साइन ऑफ थीटा और माइनस को मैं यहाँ बाय लिख देता हूँ इनटू एन यूनिट वेक्टर। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन, ए बी साइन थीटा इंटू एन, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। लिहाजा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। अभी मैंने कहा था कि अगर ये कम्यूटेटिव होता तो ऐसा होना चाहिए था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि यहाँ पे है बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। लिहाजा हम ये लिख सकते हैं बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है सिर्फ क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन एक्स्ट्रा है। अब अगर ये इक्वल नहीं है, जो अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल ना हो तो ये नॉन कम्यूटेटिव होंगे, नॉन कम्यूटेटिव होंगे। तो उसके बाद हमारे पास है इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। नंबर 2 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, वेक्टर्स गिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या मैक्सिमम भी या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं।
मैक्सिमम। अगर दो वेक्टर्स, लेट हमारे पास एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो इनके दरमियान अगर एंगल 90 का हो, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। कैसे? लेट हमारे पास दोनों वेक्टर काम ले लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू इन यूनिट वेक्टर। अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड, या देख लेते हैं ये ए बी साइन ऑफ थीटा। इस केस में थीटा परपेंडिकुलर के केस में क्या वैल्यू होगी उसकी? 90। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 इनटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी साइन 90 की जगह 1 इनटू एन यूनिट वेक्टर। तो ए बी इनटू एन यूनिट वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब देखें, ए की मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, बी की मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाली क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी थी थीटा। अब थीटा चेंज होने से साइन की वैल्यू चेंज होती थी। अब साइन की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है, तो अगर मल्टीप्लाई होगी ए बी से तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। अब साइन की वैल्यू होती है मैक्सिमम मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। इनके सेंटर में लाई करेगा 0। अब अगर साइन की वैल्यू -1 से 0 तक होगी, तब b के साथ मल्टीप्लाई करने से वैल्यू को डिक्रीज कर देगी। और अगर साइन की वैल्यू 0 से +1 तक होगी, और जब ये a b के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये साइन थीटा के पास एक क्वालिटी थी कि ये ए बी के प्रोडक्ट को इंक्रीज भी कर सकता था और डिक्रीज भी कर सकता था। अब इस केस में हमें हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा वाली टर्म को हमने कर दिया खत्म। अब ए बी हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखें, हमने कहा है कि 0 से जब +1 तक मल्टीप्लाई होगी, इन 0 और +1 के दरमियान कोई वैल्यू साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो इंक्रीज करेगी। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है +1, तो जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी +1, वो मल्टीप्लाई होगी ए बी से, तो इनकी वैल्यू भी हो जाएगी मैक्सिमम। लिहाजा साइन थीटा जब मैक्सिमम हुआ तो ए बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। लिहाजा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इनटू इन यूनिट वेक्टर। जब ए क्रॉस बी हम लें और दोनों ए और बी परपेंडिकुलर हो, तब हमारे पास जो आंसर आएगा, जो क्वांटिटी आएगी, जो थर्ड क्वांटिटी होगी, जो उनके प्रोडक्ट होगा, वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। अब है यूनिट वेक्टर का केस। यूनिट वेक्टर का क्या केस होगा? क्योंकि यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होते हैं, जिस तरह आई जे और के तीनों। तो लेट ये हमारे पास है आई, ये हमारे पास जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन से लिहाज से ये y है, ये z है और ये हमारे पास x है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j, यूनिट वेक्टर k। अब अगर हम ले i क्रॉस j, i क्रॉस j इज इक्वल टू क्या होगा? i मैग्नीट्यूड, j मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इन और साइन ऑफ थीटा की जगह डेफिनेटली i और j, x और y परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर हैं तो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री। i यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय j यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा 1 इनटू n यूनिट वेक्टर। लिहाजा ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा n यूनिट वेक्टर। अब अगर हम इस n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देख लें, लेट हमारे पास ये एक x है, एक y है, और थर्ड जो है वो वेक्टर है हमारे पास z कंपोनेंट, ये एक्सेस है, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस। अगर ये है हमारे पास लेट से x, ये है हमारे पास y, ये है हमारे पास z। अब अगर हम i मीन x की डायरेक्शन और j मीन y की डायरेक्शन अगर हम ले रहे हैं i क्रॉस j,
तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड होगी। और अपवर्ड कौन सा एक्सिस है, जी एक्सिस है। अब जी एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट, कौन सा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जी एक्सिस में जो डायरेक्शन को शो करने वाला यूनिट वेक्टर है वो है के। लिहाजा इस इन इक्वल होगा के इन की जगह हम लिख सकते हैं के, क्योंकि ये जो इन है आई क्रॉस जे राइट हैंड रूल के मुताबिक ये आ रहा है जी की डायरेक्शन में। तो हमें जी के बारे में एन कोई जर्नल यूनिट वेक्टर है, जब डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी कि डायरेक्शन इज इजी, तो जी की डायरेक्शन में हमें पता है कि कौन सा यूनिट वेक्टर है के। इसी तरह आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आ गया के। सिमिलरली जे क्रॉस के इज इक्वल टू होगा आई और के क्रॉस आई इज इक्वल टू होगा जे। इसी मेथड से अगर हम फाइंड करें, देखिए आई क्रॉस जे अगर हम लें, दोनों का प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास आंसर आता है कि जे क्रॉस ग्रे का प्रोडक्ट लें तो आंसर आता है हमारे पास आई। के क्रॉस आई का अगर हम प्रोडक्ट लें तो इसका आंसर आता है हमारे पास जी। अब ये जरूरी नहीं है कि हम ऑलवेज आई क्रॉस जे लेंगे, कहीं पे हमें जे क्रॉस आई लेने की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, वो किस डायरेक्शन में होगा ये देख लेते हैं। तो ये तीन वेक्टर्स हैं आई जे और के, तीन यूनिट वेक्टर हैं एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में और जी की डायरेक्शन में। अब अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं तो जी की डायरेक्शन में हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन जी की डायरेक्शन में होगी, तो उसको हमने के से शो कर दिया था। अब अगर हम जे क्रॉस आई लें, जे क्रॉस आई अगर लें, जे की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले जाएं, वहां से आई की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है। अगर अपवर्ड हमने प्लस के पॉजिटिव जी एक्सिस लिया है तो डाउनवर्ड नेगेटिव जी एक्सिस होगा। तो जे क्रॉस आई हमारे पास इक्वल होगा किसके, जे क्रॉस आई इक्वल होगा माइनस के। आई क्रॉस जे लिया था हमने वो अपवर्ड पॉजिटिव जी एक्सिस के नाम था, तो उसको हमने प्लस के रखा था। और जे क्रॉस आई अगर हम लेते हैं तो वो डाउनवर्ड है, नेगेटिव जी एक्सिस के अलांग है। तो इसी तरह नेक्स्ट फिर अगर ये है आई जे और के, जे क्रॉस आई किसके इक्वल है, नेगेटिव जी एक्सिस यानी माइनस के इक्वल है। अब अगर हम पहले हमने लिया था क्या जे क्रॉस के, अब अगर हम ले लें के क्रॉस जे, तो जे क्रॉस के आई की डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहे हैं, तो जे क्रॉस के आई की डायरेक्शन में प्लस आई की डायरेक्शन में है। अब अगर हम लें के क्रॉस जे, पहले के की डायरेक्शन में ले जाएं फिंगर्स को, वहां से कर्ल करें जे की डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ये अगर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा। अब इसी तरह अगर हम ले लें आई क्रॉस के, आई ये हमारे पास है आई क्रॉस के, ये किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, ये अगर जे प्लस जे है तो ये क्या होगा, माइनस जे होगा। तो लिहाजा जे क्रॉस आई के क्रॉस जे ये इक्वल होगा के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और आई क्रॉस के इक्वल होगा माइनस जे के। अब इनको हम अलग से ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास जे डायरेक्शन, ये हमारे पास के डायरेक्शन, ये हमारे पास आई डायरेक्शन। तो अगर हम ले लें जे क्रॉस आई, ये है जे क्रॉस आई, तो इसका आंसर आता है हमारे पास माइनस के। आई क्रॉस के इक्वल टू है माइनस जे। आई को अगर हम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ये आंसर आएगा माइनस जे, और के का अगर हम जे के साथ लें प्रोडक्ट तो इसका आंसर आएगा हमारे पास माइनस आई। अब इन दोनों से एक हमने एक शार्ट याद रखने का एक मेथड याद रखना है कि देखें यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आई क्रॉस जे लेने से हमेशा थर्ड के आएगा।
इसी तरह जे क्रॉस ए अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो थर्ड मतलब आई होगा, के क्रॉस आई का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इनका थर्ड जो है वो जे आंसर होगा। लेकिन कहीं पे प्लस आ रहा है कहीं पे माइनस आ रहा है, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर तो प्रोडक्ट ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन बनती है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तब जो आंसर आएगा हमारे पास प्लस में आएगा। तो आई क्रॉस जिस तरह जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई प्लस जे, आई क्रॉस जे प्लस के, और ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, ये है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हो क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज के केस में ऑलवेज हमारे पास जो आंसर वही होगा थर्ड, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन आएगा। ये याद रखनी है ये चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं। लेट्स से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगरचे इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन हैं दोनों पैरेलल हैं, इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या देखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू इन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमें एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, एक थीटा चाहिए। तो दो पैरेलल वेक्टर के केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा हमें ये बताता है, थीटा टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर, कि थीटा हमें दो वेक्टर की डायरेक्शन का डिफरेंस बताता है। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो उनकी डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है मतलब थीटा की वैल्यू 0 होगी। पैरेलल के केस में थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा मीन 0 डिग्री इनटू एन यूनिट वेक्टर, तो साइन 0 0, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। 0 मैग्नीट्यूड है और एन उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के मिलाने से हम इसको लिख देते हैं नॉन वेक्टर। तो लिहाजा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास नॉन वेक्टर होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। और यहाँ जो अभी हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो नॉन वेक्टर होगा। इसको एक और मेथड से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में मैग्नीट्यूड मिनिमम का होगी, तो मिनिमम कोई चीज़ कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो ये देखिए, ये इसका आंसर 0 है, 0 में मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। लिहाजा मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। अपने आप के साथ लेट हमारे पास ये एक वेक्टर है ए और उसकी ये डायरेक्शन है, ये ए है। अगर ए का हम क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लें तो क्या आंसर आएगा, ए क्रॉस ए लें तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। अब हर वेक्टर
अपने आप के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो क्या एक वेक्टर की उसी के साथ कोई डायरेक्शन है उसमें कोई डिफरेंस आ सकता है? तो आंसर है इसका कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। अगर हम एक भी ए है दूसरा भी ए है, दोनों वेक्टर कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। दो इक्वल वेक्टर तब हो सकते हैं जब दोनों डायरेक्शन सेम हो, मीन दोनों वेक्टर पैरेलल हो। तो पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी? 0 डिग्री। तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा होगा 0 डिग्री। तो अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें, ए साइन ऑफ 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, साइन 0 0 होता है। अगर साइन ए स्क्वायर इंटू 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो ए स्क्वायर इंटू 0 0 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो तो उस वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। तो क्या रिजल्ट निकला कि अगर किसी भी वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट लिया जाए, दो इक्वल वेक्टर का प्रोडक्ट लिया जाए, तो आंसर हमेशा नल वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड जो होगी वो हमेशा मिनिमम होगी। तो अब अगर हम यूनिट वेक्टर का केस देखें तो यूनिट वेक्टर का क्या सीन होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास है, अगर दो सेम वेक्टर या एक वेक्टर का अपने आप के साथ प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका आंसर 0 होगा, नल वेक्टर होगा। तो अगर हम यूनिट वेक्टर का केस देखें, आई जे एंड के का केस देखें, अगर आई का क्रॉस लिया जाए आई के साथ, मतलब हर वेक्टर उसी वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस, एक वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस, तो आंसर क्या आया? 0, यानी नल वेक्टर होगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे ये भी होगा नल वेक्टर, के क्रॉस के ये भी होगा हमारे पास नल वेक्टर होगा। तो ये हमने इसी से रिजल्ट निकाला है कि अगर किसी वेक्टर का अपने आप के साथ प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका जो आंसर होगा वो ऑलवेज नल वेक्टर होगा। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। In term of rectangular components, कि अगर दो वेक्टर पे हमें रेक्टेंगुलर का कंपोनेंट गिवन हो तब हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो वो उसका एक कंपोनेंट है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। दूसरा वेक्टर है हमारे पास b, और b के कंपोनेंट है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी इंटू के। अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो मैं इजी सा एक ही मेथड डिस्कस करूंगा कि a क्रॉस b हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू होगा, एक डिटर्मिनेंट मेथड सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट बना लें, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में लिखें आई जे के। अब सेकंड और थर्ड दो रो बचती हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो या तो 2 क्रॉस 2 का होगा या 3 क्रॉस 3 का होगा। यहाँ हमने कॉलम अगर 3 लिए हैं तो रो भी 3 होंगी। तो दूसरी रो में, सेकंड रो में जो फर्स्ट वेक्टर आएगा उसके कंपोनेंट लिखने हैं। फर्स्ट वेक्टर है ए, तो ए के कंपोनेंट लिखने हैं ए एक्स ए वाई ए जी। थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं, तो वो है बी एक्स बी वाई और बी जी। अब कंपोनेंट इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो मेथड है वो आप जानते होंगे, यानी मैथमेटिक्स में पढ़ा है, या जिन लोगों ने कंपोनेंट इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड नहीं पढ़ा तो उनके लिए मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 R1 में देखें फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है। R1 में रो 1 में फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास I इनटू
एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बन जाएगा, प्लस दूसरा है j माइनस जे, सेकंड के साथ ऑलवेज माइनस लिखते हैं इनटू डिटर्मिनेंट, थर्ड के साथ प्लस इनटू डिटर्मिनेंट। तो देखिए फर्स्ट में आई के केस में रखें, इसकी ये रो भी छोड़ दें, इसका कॉलम भी छोड़ दें, इसकी ये रो भी छोड़ दें, इसका ये कॉलम भी छोड़ दें। ये फिर बाकी हमारे पास क्या बच गया, ए बाई ए सी बी बाई बी सी, ए बाई ए सी बी बाई बी सी। दूसरा जे के केस में जे की ये रो भी छोड़ दें और जे का कॉलम भी छोड़ दें, मतलब ये भी गया और जे का कॉलम ये भी गया। बाकी हमारे पास क्या बच गया, ए एक्स ए सी बी एक्स बी सी, ए एक्स ए सी और बी एक्स बी सी। थर्ड है कि अब के केस में हम क्या करेंगे, के केस में हम के की रो भी छोड़ देंगे, के वाला कॉलम भी छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास बच जाएगा ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। अब डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ए वाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बी जी माइनस ये माइनस ये डिटर्मिनेंट के मेथड में यूज की जाती है ए जी बी वाई माइनस जे इंटू हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स प्लस के इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। यूँ कंपोनेंट होंगे तो आप प्लस माइनस या मल्टीप्लाई उनको सिंपल मैग्नीट्यूड को कर सकते हैं। आई होगी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब अगर एक चीज़ आप और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा था ए बी साइन ऑफ थीटा, तो अगर डॉट प्रोडक्ट लिखें तो हम वहाँ लिखते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में ऑलवेज कॉस थीटा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलवेज साइन थीटा क्यों लिखते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप सर्च भी करके देख सकते हैं। थैंक यू।